अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन एंड आई एम राफ़ी ख़ान। हम आपको टीच कर रहे हैं बायोलॉजी और उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और मुबारक हो, हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि था बायोडाइवर्सिटी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो मेरे पुराने लेक्चर्स को तरतीब से सुने, आपको माशाल्लाह समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज मैंने आपको ये बताना है कि किसी भी एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है। हमने चैप्टर पढ़ लिया है बायोडाइवर्सिटी, तो उसकी जो एक्सरसाइज है, अगर मैं ये मानता हूँ बच्चों हमेशा से, और मैं अपने स्टूडेंट्स पे इस बात पे बहुत फोकस भी करता हूँ कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, उसके सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं, समझ लिए हैं, मेमोराइज कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, हर एंगल से उन्हें याद कर लिया, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दी तो आप समझे आपका सिर्फ 60% काम हुआ है, 40% काम आपका अभी भी पेंडिंग पे है। और अगर आप हमेशा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आपको अपना 40% भी कवर करना पड़ेगा। बेटा देखें, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट तक भी होते हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट हमेशा एक ही आता है, कोई सेकंड आता है। कुछ लोग 90% मार्क्स लेते हैं, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 50%, कुछ लोग 33% भी नहीं ले पाते। हालांकि टीचर लेक्चर एक ही देता है, बुक भी सबके पास एक है, तो फ़र्क कहाँ आता है? अपनी मेहनत में। तो बेटा कोई भी एंगल ना छोड़िए। ऑब्वियसली जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कोई भी फोर्सफुली, ये कोई ट्यूशन नहीं है, पता है आपको, कोचिंग क्लासेस नहीं है। यूट्यूब पे जो पढ़ते हैं वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली वो एक ब्राइट स्टूडेंट ही होते हैं कि वो यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इतना लंबा लेक्चर मैंने 2 मिनट का जो आपको दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर की बहुत ज़रूरी होती है। तो एक्सरसाइज बायोडाइवर्सिटी जो है चैप्टर 2, आइए हम स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स हैं इसके, इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेटा ये की पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं आपने, क्योंकि ऐसे समझे ये समरी है, पूरे चैप्टर में जो आपने पढ़ा उसकी समरी है छोटी सी, कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो की पॉइंट्स को तो इधर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि की पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा जी। ठीक है, उर्दू में इनको बोलते हैं अहम नकात। तो अहम नकात हमेशा ज़रूर पढ़िए, की पॉइंट ज़रूर पढ़िए। तो आइए इसके MCQs देखते हैं, क्योंकि हो सकता है MCQs न्यू बुक है और आपको स्टूडेंट अक्सर अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, हालांकि पूरा चैप्टर याद होता है, आंसर पता भी होता है, फिर भी टीचर से पूछ रहे होते हैं सर इसका आंसर क्या है। तो इसलिए आपको मैं आज इसके MCQs करवाऊंगा। तो आइए इसके MCQs देखते हैं। बुक का पेज आपके सामने है जिस पे MCQs हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक को आपने सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। के कौन सा नीचे दिए गए हुए टेक्सोनोमिक रैंक में से सबसे बड़ा कौन सा है? आपने पढ़े थे डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी। तो सबसे बड़ा कौन सा था? डोमेन। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, स्पीशी, जीनस, किंगडम एंड डोमेन। तो ऑब्वियसली करेक्ट क्या है? डोमेन। 2 है, विच करेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। आर्किया डोमेन के अंदर यूनिक करेक्टरिस्टिक, ऐसा करेक्टरिस्टिक जो किसी और में नहीं पाया जाता, जो दूसरों से मुनफरिद है, वो कौन सा है? सेल वॉल मेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, के आर्किया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। लैक ऑफ राइबोसोम, या इनमें राइबोसोम नहीं होता। तो आर्किया का जो मुनफरिद करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, वो है एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। के ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, हार्श एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में। आपने पढ़ा था कि गर्म पानी के चश्मों में भी ये पाए जाते हैं। नंबर 3 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। अब इसमें 4 स्टेटमेंट हैं,
तीन जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, लेकिन हमने कौन सी ढूंढनी है? नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। तो नंबर 1 है डू नॉट हैव न्यूक्लियस, सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन, मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, इसमें डू नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमने ठीक नहीं ढूंढना, हमने गलत ढूंढना है। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन ही की बनी होती है, ये भी ठीक है। मोस्ट और हेट्रोट्रॉफिक, बैक्टीरिया होते ही मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। और फोर्थ, हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, के ये क्लोरोफिल होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोफिल वो मादा है जिससे पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसमें फोर्थ जो है नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर हुआ डी। फोर्थ है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द डोमेन यूकेरिया। अब उन्होंने नीचे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए और उन्होंने कहा इनमें से बताएं यूकेरिया में कौन सा है। एस्क्रेसिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, ये यूकेरिया में ऑब्वियसली नहीं आएगा। उसके बाद है जनाब यीस्ट, यीस्ट जो है ये डोमेन यूकेरिया में ही आती है। और उसके बाद है कोरोना वायरस, ठीक है। अब यीस्ट जो है ना बेटा, ये डोमेन यूकेरिया में आती है, यीस्ट। अगला है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है यीस्ट, बिकॉज यीस्ट जो है वो किंगडम फंजाई में है, और किंगडम फंजाई जो है वो यूकरियोट्स और डोमेन यूकेरिया में है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है, कौन सी ऐसी खासियत है जो कि बताती है, फ़र्क जाहिर करती है यूकरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। नंबर 1 है लैक ऑफ सेल वॉल, के इनमें सेल वॉल नहीं होती। नंबर बी है प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, के इनमें न्यूक्लियस होता है। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंड स्मॉलर इन साइज। तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है वो किस बेस पे होता है? वो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे होता है। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इसमें जनाब बी ठीक है। अच्छा, अब मैं जो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ, तो ये उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों तरह के बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा इंग्लिश बुक, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू बुक भी एक डाउनलोड कर लूँ, उर्दू बुक की भी पिक्चर्स लगाया करूँ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ये लेक्चर जस्ट इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। और बेटा एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में बायो पढ़ें या उर्दू मीडियम में बायो पढ़ें, बेसिक टर्म्स एक ही होती हैं बायोलॉजी में। जस्ट लाइक राइबोसोम, उर्दू में भी राइबोसोम बोलेंगे, इंग्लिश में भी राइबोसोम बोलेंगे। वैक्यूल, न्यूक्लियस इंग्लिश में भी बोलेंगे, उर्दू में भी बोलेंगे। तो दोनों बच्चे एक ही लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 6 है विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेट्रोट्रॉफिक। वो कह रहे हैं किस किंगडम, नीचे कुछ किंगडम्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। आपको पता है आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, इन्होंने किंगडम्स दी हुई हैं। और आपको पता है प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये और हेट्रोट्रॉफ भी वो होते हैं, तो इसमें प्रोटिस्टा आएगा बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। छठे का है बी। अगला है जी 7वां, वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा फंजाई को हमने हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्यों रखा, कि जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो बेटा फंजाई ऑब्वियसली खुराक को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लेके जाती है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो हमने इसलिए रखा क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती या फोटोसिंथेसिस नहीं करती। इसकी रीजंस नीचे लिखी हुई हैं। हैव काइटन इन सेल वॉल, के इनकी सेल वॉल में काइटन होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोड्यूस करती हैं, अपनी नस्ल बढ़ाती हैं स्पोर्स के ज़रिए। कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो इसका आंसर है कैन नॉट प्रिपेयर फूड, के अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। और ऐसे ही जानदारों को आप जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। अब है 8th, what it is impossible to classify viruses within traditional biological kingdoms। उन्होंने कहा कि ये impossible क्यों है, नामुमकिन क्यों है कि हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रख सकते। 5 किंगडम है, उनमें से किसी में भी हम वायरस को क्लासीफाई नहीं कर सकते।
दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज, क्या वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज नहीं होती? दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसेंसिस, क्या फोटोसेंसिस नहीं कर सकते? दे आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, के ये बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से? दे आर पैरासाइट, क्या ये पैरासाइट होते हैं? देखें बैक्टीरिया भी पैरासाइट होते हैं, साइज में स्मॉलर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज सॉरी, क्योंकि आपने पढ़ा था हमने जो किंगडम्स बनाई हैं वो किस बेस पे बनाई हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कि वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, ऑर्गेनेलिज हैं या नहीं हैं, और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसेंसिस करते हैं, हेटरोट्रॉफिक करते हैं, एब्जॉर्प्टिव है या इंजेशन है। याद है ना आपको? तो इसका ठीक जवाब है हमने किस बेस पे नहीं रखा किसी वायरस को किसी किंगडम में, क्योंकि उनके सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज नहीं होती उनके अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा अगला है जो है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। उन्होंने कहा 4 उन्होंने नाम दिए में और कहा कि अगर आप लिख रहे हैं या प्रिंटेड वे में लिखा हुआ है नाम ह्यूमन का तो वो कौन सा? अभी मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही पढ़ाया है, उसमें नाम लिखने का तरीका था। होमोसैपियंस 1 पे लिखा हुआ है, चारों होमोसैपियंस लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर है ठीक ए, क्योंकि जब भी वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो अटैलिक्स में होगा। अटैलिक्स का मतलब थोड़ी सी तिरछी, थोड़ी सी टिल्टेड लिखाई, टेढ़ी लिखाई। तो आप देख रहे हैं जो ए है वो अटैलिक्स में लिखा हुआ है, होमोसैपियंस। नेक्स्ट है जी 10, विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं आप कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप किसी जानदार का साइंटिफिक नेम को पढ़ें? तो ए है किंगडम एंड फाइलम, हमें उसका किंगडम और फाइलम पता चल जाएगा। फाइलम एंड जीनस पता चल जाएगी, जीनस एंड स्पीशी पता चल जाएगी, क्लास एंड स्पीशी। तो ऑब्वियसली मैंने कल ही आपको पढ़ाया है कि पहला नेम 2 हिस्से होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम के, लैटिन वर्ड से लिया जाता है। पहला हिस्सा आता है जीनस से और दूसरा स्पीशी से, तो इसका सी ठीक है, जीनस एंड स्पीशी का हमें पता चल जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सारे क्लियर हो जाएंगे मेरे बच्चों जब आप मेरे सारे लेक्चर्स को सुनेंगे, उन्हें मेमोराइज करेंगे, आपके सब शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके सब लॉन्ग क्वेश्चन माशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक ये टेक्निकल सा पोर्शन था जो मुझे लग रहा था कि MCQs का है, तो मैंने ये आपको बता दिया। आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह हम कल अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे नए तरीके से, द सेल, चैप्टर 3 द सेल, पेज नंबर 41 पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इस तरह हम आपको पढ़ाएंगे इस पे सारी बायोलॉजी, और बहुत जल्द हम 10th क्लास के लेक्चर्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।